के बिना तो क्लाइंट के बिना तो अपनी जो प्रोसेस है वो आगे तो नहीं जाएगी। सर मैं बन जाऊं? हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है। ओके, तो अभी आपके माइंड में जो पिछले सेशन हुए थे उसमें अगर कोई सवाल है तो उसको पहले लेते हैं और बाद में प्रैक्टिस करते हैं। किसी के माइंड में है सवाल? सर मुझे कल के सेशन में ना ये नहीं समझा। ओके, तो आपने मैसेज डाल दिया था व्हाट्सएप पे और मैंने नोट्स बना के ग्रुप में डाल दिया है, तो आप पढ़िए। जी और सर। पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से मुझे बोलिए, मैं ठीक है सर। नए तरीके से नोट्स बनाकर आप सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ओके, ओके। तो ये जो बात है ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि जो सिलेबस है या जो भी बातें हैं वो बातें बताने का। अभी मुझे वो सब बातें पता है तो मुझे लगता है जो मैंने बोला है वो आप तक सबको पहुंच समझ। रहा है। अगर आप मुझे फीडबैक देते हो कि सर मुझे ये बात थोड़ी अनक्लियर है या इसमें मुझे डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका वो डाउट ना रहे। क्योंकि ये जो हम सीख रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। ये सीखने का पर्पज ये है कि हम अपने जीवन में और क्लाइंट के साथ में ये प्रैक्टिस कर सकें। अगर हमारे माइंड में डाउट अगर रहेंगे तो हम प्रैक्टिस तो कर नहीं पाएंगे। यस। तो चलिए, अभी 8 लोग तो जुड़ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो गाइस, बाकी के लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि हमारी प्रैक्टिस है वो आगे बढ़ सके। सर एक 2 मिनट दीजिए मुझे, एक 2 मिनट। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे। तो जैसे आरईबीटी है, तो आरईबीटी में जो पहले हम गोल सेटिंग पर काम करते हैं कि आज के सेशन में कौन से गोल पर क्लाइंट को काम करना है ये तय किया जाता है। उसके बाद में क्लाइंट का मोटिवेशन देखा जाता है कि क्लाइंट इस गोल पर काम करने के लिए कितना मोटिवेटेड है। उसके बाद में जो भी सिचुएशन है या सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें से हम ये जानते हैं कि ए बी सी में डिवाइडेड करते हैं, ए और सी में डिवाइडेड करते हैं और उसके रूट ढूंढते हैं कि जो डिस्फंक्शनल बिहेवियर है या डिस्फंक्शनल थिंकिंग है तो वो कहाँ से आ रही है, और उसके बाद में उसको डिस्पुटेशन में डालते हैं, डिस्प्यूट करते हैं और उसके बाद में नया अल्टरनेटिव बिलीव्स या न्यू बिलीव्स क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और बाद में होमवर्क देके सेशन का एंड होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम पूरा लाइव देखेंगे, लाइव डेमो के तरफ देखेंगे। तो सलमा जी, आप आज के सेशन में कौन से प्रॉब्लम पर काम करना पसंद करोगे? सर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग, किसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हो आप? सर हर सिचुएशन के बारे में, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ऐसे कुछ प्रोफेशनली कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ये जो ओवर थिंकिंग आप करते हो तो उसमें ये बात भी रहती है क्या कि आगे चल के क्या होगा? ये हॉर्न कहाँ से आ गई? ट्रेन है, स्टेशन में कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं। ओके, तो यानी आप बार बार ये रूमिनेट करते रहते क्या ये थॉट? यस सर। ओके, तो इसको हम अगर ओवर थिंकिंग ना कह के, क्योंकि निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर है या निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ सेल्फ है या निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ वर्ल्ड है, तो उसको हम एंजाइटी की कैटेगरी में डालते हैं। या जो कैटेगरी है एंजाइटी की, तो उसमें एक होता है फीचर, और एंजाइटी का एक फीचर है ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो क्या हम एंजाइटी पे काम करें तो अच्छा रहेगा? सर पर एंजाइटी तो ऐसा होता है ना कि मतलब घबराहट सी होती हो या फिर घड़ी घड़ी उसी के बारे में सोच रहे, उससे सोचकर डर लगता है कि, तो डर तो नहीं लगता है, मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होगा अभी, मतलब। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा है, एंशियस आप नहीं होते हो लेकिन आपका निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ वर्ल्ड है और निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ सेल्फ है।
ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर एंजाइटी के थॉट है तो हमें अस्वस्थ लगना ही चाहिए या हम अस्वस्थ फील करें, या जो फिजियोलॉजिकल एंजाइटी है उसको फील करें, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन जब हम निगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ प्रेडिक्ट करते हैं या निगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ वर्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे गोल है, यानी वन डे का गोल हो या हमारे लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो वो अचीव बराबर नहीं होते, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, हमारे परफॉर्मेंस में वो दिक्कत हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? सर मेरा गोल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे काउंसलिंग करनी है, और ओके। मैं उसके ऊपर वर्क भी कर रही हूँ। हाँ। मतलब अभी मैंने मास्टर्स के लिए नहीं किया है, फिर साइड बाय साइड कोर्सेज करती हूँ ताकि अपनी नॉलेज बढ़े, सेल्फ ग्रोथ हो और खुद की नॉलेज भी बढ़े। और फिर काउंसलिंग के सेशंस भी लेती हूँ, मगर वो ऐसी मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी की काउंसलिंग नहीं है, क्लिनिकल काउंसलिंग नहीं करती मैं, किसी और चीज के लिए काउंसलिंग करती हूँ। ओके। कुरान जो होता है ना, उसकी काउंसलिंग करती हूँ। तो ओके। वो सिर्फ हमारे समाज का ही, मेरा नीच जो है वो हमारे समाज का ही लोग है ओके। ऐसे। तो मुझे ऐसा डर तो नहीं है कि मैं क्या कर पाऊंगी, बस ऐसा है कि मुझे उसके अंदर ग्रो करना है। सही गाइडेंस मुझे नहीं मिलती है क्योंकि मैंने प्रोफेशनल वो नहीं लिया है, प्रोफेशनल गाइडेंस की कमी है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कर रही हूँ सिर्फ सेल्फ का ही कर रही हूँ। खुद में जो समझ में आता है मुझे वैसा करती हूँ। प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो मुझे कभी कभी ऐसा डाउट भी होता है कि फिर सही है या नहीं। ओके। तो आप में ये सेल्फ डाउट जो है वो भी एक फीचर है, और ये भी नेगेटिव फीचर्स हैं। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी कि आपको यानी फ्यूचर के बारे में यानी रुमिनेट करते हो आप, सेल्फ डाउट भी आपके उसमें है, उसमें ओवर थिंकिंग भी है। ओके। तो अगर हम जो ये जो सभी फीचर्स है, तो ये एंजाइटी में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि सेल्फ डाउट पर काम करें, स्पेशली ओवर थिंकिंग पे काम करें, या जो ये पूरे कवर करने वाला जो मेन फीचर है जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं उस पर काम करें? सर ओवरऑल पर ही काम करते हैं ताकि सारी चीजें फॉल ऑन प्लेस। ओके, हम एंजाइटी पर काम करना पसंद करेंगे। तो आपने ये भी बताया है कि आपके एंजाइटी के कारण आपके जो गोल है वो अचीव नहीं हो रहा है, और साथ में आपको इस एंजाइटी के कारण आपको डिफिकल्ट भी हो रही है कि सेल्फ डाउट भी आ रहा है, तो इससे आपको ये दिक्कत भी बढ़ रही है। तो एंजाइटी के जगह पर आप कौन सी इमोशन फील करना पसंद करोगे? मुझे ना कॉन्फिडेंस फील करना है कि एज इन जो भी मैं कर रही हूँ एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। ओके। अगर मान लो कि हम एंजाइटी के स्थान पर कॉन्फिडेंस फील करते, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी देखेंगे। रिजल्ट जब मैं मतलब ऐसा है कि अगर अपन कॉन्फिडेंस है कि अपन जो भी कुछ कर रहे हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि ओके वी आर डूइंग समथिंग। यानी दो अभी ये है कि अगर हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं एंजाइटी के जगह पर, तो उसका क्या नतीजा होता है ये भी हम देखेंगे। और जो आपने नेक्स्ट बोला है कि नेक्स्ट क्या बोला था? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो अभी दोनों को चेक करते हैं। अगर एंजाइटी के स्थान पर अगर मैं कॉन्फिडेंस फील करता हूँ तो क्या होगा। मान लो कि मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मेरा जो डेली का जो एक्सरसाइज है वो नहीं किया, तो एंजाइटी फील रहे, तो ये भी निगेटिव है। तो अगर मेरी एंजाइटी ज्यादा बढ़ती है तो चांसेस ये है कि अगले दिन भी मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं एंजाइटी के स्थान पर अगर मैं कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, हाँ आज मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मैंने आज एक्सरसाइज नहीं किया, तो ये मुझे मेरे वर्क में बैक होने में मदद करेगा क्या, कि मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि भाई आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, 8 दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, 1 महीना मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ।
सर तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि अपन अपने सेल्फ को रीजन दे रहे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे मगर तो भी कॉन्फिडेंस फील कर। हाँ, तो ये अगर हम एंजाइटी के स्थान पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो इससे हमारी हेल्प होती है, कि प्रैक्टिकल हेल्प होती है क्या? नहीं, नहीं। प्रैक्टिकल हेल्प कुछ और नहीं। दूसरा है कि अगर हम सेल्फ, क्या बोला आपने, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी फील करता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं की, तो चलता है भाई। नहीं किया तो भी चलता है। तो ये क्या हमें रिटर्न करवाता है अपने गोल अचीवमेंट के लिए? नहीं, नहीं। बट अपन कुछ कर रहे हो, मतलब अगर सपोज अपन डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर काम कर रहे हैं, मगर अपन डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अपन कॉन्फिडेंस थोड़ा फील कर सकते हैं कि ओके, अगर कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि ओके ठीक है, अगर आप आज अपने से एक्सरसाइज नहीं हुई या 8 दिन नहीं हुई, मगर आई एम फॉलोइंग माई डाइट प्रॉपरली, तो नहीं, वो तो मैसेज। एक्सरसाइज देखो, ये दो बातें हो गई कि मान लो कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा और साथ में मैं डाइट करूंगा। तो इससे क्या मुझे एक्सरसाइज में बैक आने में हेल्प होगी क्या? इससे तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं एक्सरसाइज के लिए मैं नए नए सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर ढूंढूंगा कि आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा, एक्सरसाइज के अलावा मैं बेटी के साथ खेलूंगा, या एक्सरसाइज के स्थान पर मैं आज समोसे नहीं खाऊंगा। यानी मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा लेकिन उसके लिए मैं अलग अलग तरीके ढूंढूंगा कि एक्सरसाइज के अलावा मैं दूसरे काम करूंगा। तो ये हमें एक्सरसाइज करने में या जो भी हमारे गोल है वो अचीव करने में हेल्प करते नहीं। तो ऐसी कौन सी इमोशन है उसको हम अगर फील करते हैं एंजाइटी के जगह पर, तो हमारी प्रैक्टिकली हेल्प भी हो, साथ में वो रियलिस्टिक भी हो, अचीवेबल भी हो, और हमारा मोटिवेशन भी उससे बढ़े। तो ऐसे कौन सी इमोशन हम फील करके ये हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो कि हम एंजाइटी के स्थान पर कंसर्न ये इमोशन फील करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं कंसर्न हूँ फॉर डूइंग समथिंग बट आई एम नॉट डूइंग इट। हाँ, मुझे कंसर्न फील हो रहा है, और कंसर्न ये आल्सो नेगेटिव इमोशन है। लेकिन अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, अगर उसके बारे में मुझे कंसर्न है, तो थोड़ी मुझे चिंता, काळजी होगी और थोड़ा कंसर्न फील होगा कि यार मुझे एक्सरसाइज करना था लेकिन मैंने नहीं किया, तो ये गलत बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है एक्सरसाइज से हेल्दी रहेगी। तो उसके बारे में मैं सोचूंगा, कुछ नए नए स्ट्रेटेजीज यूज करूंगा, या मैं जिम ज्वाइन करूंगा, या ये भी हो सकता है कि मैं कोई पर्सनल ट्रेनर रखूंगा, या जो भी स्ट्रेटेजी यूज करनी है या जो भी स्किल सीखनी है उसके तरफ मैं ध्यान दूंगा, कि ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता रहे। लेकिन जब मैं एंजाइटी फील करता हूँ तो ये अपोजिट हो जाता है। तो आपको अगर आप कंसर्न फील करते हैं तो आपको हेल्प होगी क्या प्रैक्टिकली? यस सर, प्रैक्टिकली हेल्प होंगी, बिकॉज अपन अगर कंसर्न फील कर रहे हैं तो हम उस एरिया में वर्क करना भी थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। और जब एंजाइटी फील करते हैं तो हम सिर्फ एंजाइटी फील ही करते रहते हैं, मतलब हम सोचते ही रहते हैं, हम कुछ प्रोडक्टिव करते नहीं है। यानी जब हम एंजाइटी फील करते हैं तो हम रूमिनेट ज्यादा करते रहते हैं, और जब हम कंसर्न फील करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो सॉल्यूशन पे होता है, नए नए स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है। तो आपका बेनिफिट भी बढ़ेगा अगर आपने कंसर्न को अगर फील किया तो। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो एंजाइटी पर काम करने के लिए। मैं मोटिवेटेड इनफ। यानी अगर हम 1 से अगर 10 अंक देना चाहते हैं तो कितने अंक आप दोगे? 8.5। ये ग्रेट नंबर है मोटिवेशन के लिए। तो हाँ, आज हम उस पर काम कर सकते हैं। अभी जो एंजाइटी है और जो फियर है उसके बारे में आपको पता है क्या, कि एंजाइटी क्या होती है, फियर क्या होता है? फियर एक इरेशनल थॉट है मेरे हिसाब से, दैट इज माय परसेप्शन। वो एक इरेशनल थॉट है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो निकलता नहीं है।
और एंजाइटी समथिंग के एंजाइटी जब हमें होती है ना, तो हम उसके मतलब वो सिर्फ सोचते रहते हैं, और मैंने जैसे बताया कि कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब जिस चीज की हमें एंजाइटी हो रही है उसको दूर करने के लिए हम कुछ करते नहीं। और फियर जो होता है तो वो एकदम इरेशनल थॉट है। ओके, तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में और इजी करके समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मैं अभी मेरे चेयर पर बैठा हूँ, और अगर मैं अभी रात भी हुई है, और अगर मैं मेरे कमरे से बाहर निकलता हूँ, रास्ते पे निकलता हूँ, और अचानक से अगर मेरे सामने शेर आता है, तो वो क्या होगा? वो डर होगा, वो मुझे डर लगेगा, फियर लगा होगा, और मेरा जो सलाइवा है वो रुक जाएगा, जो मेरी धड़कनें हैं वो बढ़ जाएंगी, और ये सब कुछ होगा। और उसमें फ्लाइट या फाइट या फ्राइट, ये तीनों चीज हो सकती है। और अगर मैं यही सिचुएशन है, मैं घर में बैठा हूँ और अभी मैं एक्चुअल में बाहर नहीं निकला हूँ, मैं सिर्फ चेयर पर ही बैठा हूँ, और चेयर पर बैठ के ही मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाहर गया तो शेर आ जाएगा मेरे सामने, और शेर आने के बाद मेरे साथ ये होगा। और अगर मैं एक्चुअल में जैसा शेर आता है वही अगर मैं फील कर रहा हूं बैठे बैठे ही, तो ये है एंजाइटी। क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में नेगेटिव प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगर मैं ये काम किया या मैंने ये नहीं किया तो ये होगा, इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, बराबर। तो ये दोनों में मूल डिफरेंस है। और जो फियर होता है, ये जो हमारे सामने स्टिमुलस होता है, उससे बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, ये ऑटोमेटिकली यानी रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है कि इंसान को बचाया जा सके। और जो एंजाइटी होती है वो हम इरेशनल थिंकिंग को बढ़ाते हैं या नेगेटिव प्रेडिक्शन करते हैं, उससे बढ़ जाती है। तो अभी आज के सेशन का आप गोल लिख लीजिए। यस सर। टू फील कंसर्न बट नॉट एंशियस। टू फील कंसर्न। यस सर, लिख लिया। ओके, तो ये आम बात है, ये स्वाभाविक बात है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा काम ये होना चाहिए या हमारे जो ध्येय है वो अचीव होना चाहिए, लेकिन जो जब अचीव नहीं होते तो एंजाइटी फील करना एक कॉमन बात है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि एंजाइटी के रूट कहाँ है, कहाँ से एंजाइटी आती है। तो ये जानने में आपको रुचि है? आप जानना चाहोगे एंजाइटी के रूट का है? यस सर, बट सर मुझे ऐसा है, फिलहाल मेरे साथ सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आपने जैसे कहा कि जो सेल्फ डाउट है, ओवर थिंकिंग है, वो सारा इट कम्स अंडर एंजाइटी, अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती है। और अपन एंजाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं, बट सर मुझे ज्यादा ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना है। ओके, तो हम गोल चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या है। ओके, तो ओवर थिंकिंग आपके लिए कैसा प्रॉब्लम है, या उससे आपकी क्या दिक्कत हो जाती है? मैं आपको एग्जांपल बताऊं? हाँ, बता सकता हूँ। अभी सपोज मैंने आज पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे इतने ऐसा मतलब अब कैसा है कि अगर 2 दिन मैंने बहुत ज्यादा काम किया और आज के दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने आज का दिन ब्रेक लिया और रेस्ट लिया, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने आज कुछ भी प्रोडक्टिव अचीव नहीं किया, या मैंने आज कुछ सीखा नहीं। तो वही थॉट फिर दिमाग में चलता है कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने क्यों कुछ किया नहीं, मैं पूरा दिन फ्री थी, पूरा दिन सीरीज देख रही थी, और XYZ व्हाटएवर। ओके, तो आपको जब आप कोई काम नहीं करते हो, पूरा दिन आप फ्री रहते हो या कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, उसके बाद में आपको बुरा लगता है,
इसको क्या हम बुरा को गिल्ट फीलिंग कहेंगे? बुरा तो नहीं लगता है, मगर ऐसी के हाँ मतलब गिल्ट थोड़ा बोल सकते हैं कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, आज के दिन मैं थोड़ा तो कुछ कर सकती थी, थोड़ा तो भी कुछ कर सकती थी, मगर इतने टाइम में मतलब पूरा एक दिन वेस्ट हो गया मेरा। ओके, समथिंग लाइक तो दैट। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बिहेवियर है, तो इसको आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहोगे या बढ़ाना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, कम करना है। ओके, अगर बढ़ाना चाहते हो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत ही सर वो तो नहीं है। हमेशा होता ही रहता है, बढ़ते ही रहता है दिन ब दिन। ओके, तो आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है, बराबर। ओके, तो ओवर थिंकिंग पर काम करने के लिए आप कितने मोटिवेटेड हो? सर काम करने के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड, 8.59। ये ग्रेट मोटिवेशन बताता है। और ये स्वाभाविक बात भी है कि जब हम दिन भर कुछ नहीं करते हैं और बाद में जब हमारे हाथ से जब टाइम निकल जाता है, दिन निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, उसके बाद में हम जब सोचते हैं कि यार आज तो हमने कुछ प्रोडक्टिव काम ही नहीं किया है, तो उस वक्त हमें गिल्ट फील होना ये आम बात है। तो आपको इसमें रुचि है क्या कि ये गिल्ट फीलिंग कहाँ से आती है, और ये जो आपका काम है कि आप उस वक्त काम को ना टालते हुए उसी वक्त अगर आप काम करते हो, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्या? हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज के सेशन का हम गोल लिख लेते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। यस सर, लिख लिया। अभी आपने जो ओवर थिंकिंग बोला ना, तो उसमें भी थोड़ा ये एक है कि आप ये करते हैं क्या कि आपने कुछ काम तय किया लेकिन आपने उसी वक्त ना करके दिन भर आपने वक्त गवाया, ऐसा होता है? या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, ये न किया तो इसका गलत हो जाएगा? नहीं सर, वो एग्जैक्टली क्या टोटली होता है? डिपेंड्स ऑन मूड। मतलब अगर मैंने अभी कुछ शेड्यूल बनाया कि आज के दिन मुझे ये काम करना है, मगर अगर मेरा मूड है तो मैं कर लूंगी सारा काम, और अगर मूड नहीं है तो फिर कुछ नहीं करूंगी। फिर एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा ऐसा भी होता है कि कर लेती तो अच्छा हो जाता, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, ये नहीं एक मैं एग्जाम्पल। ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपका बिहेवियर है, तो उसमें आप तय करते हैं क्या कि आज आपको ये काम करना है लेकिन आप कर नहीं पाते, ऐसी ऐसी बात है क्या? या आप तय ही नहीं करते? मतलब नहीं समझा थोड़ा। है ना? हाँ, ये है कि मैंने ये डिसाइड किया था आज कि मुझे साइकेट्रिस्ट को फोन करना है, उसके बाद में वेबसाइट बनाना है, उसके बाद में नोट्स प्रिपेयर करना है, क्लाइंट की जो हिस्ट्री है उस पर काम करना है, डायग्नोसिस उसका करना है, उसके बाद में क्लाइंट को वीडियो सेंड करना है, उसके बाद में एक टेक्नीशियन को कॉल करना है। ये मेरे आज के जो गोल थे। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने तय किया था कि 12 बजे साइकेट्रिस्ट के साथ बात करनी है, जब ये 12 बजे, तब मैंने मेरे माइंड में ये थॉट आया कि अभी नहीं करते, ये बाद में करते, तो मैंने वो टाल दिया। उसके बाद में जब टेक्नीशियन का टाइम था 1 बजे का, तो 1 बजे तो फिर मैंने बोला रहने दो, आज नहीं करते, बाद में करेंगे। उसके सर ऐसा बाद कभी कभी होता है, अच्छा, तो ये कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। मतलब ये वही के मूड पे डिपेंड। अच्छा, मूड पे डिपेंड है, तो ये जो आपका जो मूड है, तो उस पर भी हम थोड़ा सोचेंगे, लेकिन आज का ये जो सेशन है ये ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डेमो है। अगर हम ज्यादा डीप जाते हैं तो बाकी सभी को समझने में थोड़ी दिक्कत भी होगी, दिक्कत होगी। तो थोड़ा हम ऊपर ऊपर काम करते हैं ताकि आपको यानी जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो ठीक है, हम ओवर थिंकिंग को लेते हैं, लेकिन इसमें दूसरा भी प्रॉब्लम, इन्हें अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आज हम डेमो के लिए ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने या कम करने के लिए ऊपर काम करते हैं। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन अगर प्रॉब्लम करते हैं तो ये कैसा रहेगा? ओवर थिंकिंग के जगह अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं तो कैसा रहेगा? प्रोक्रेस्टिनेशन अपन बोल सकते हैं सर। मगर फिर वही है कि मतलब इसके अंदर फिर मेरे हिसाब से दो चीज हो जाती है हम्म, कि अगर काम मेरे इंटरेस्ट का रहा तो ऑन द स्पॉट हो जाता है, हम्म, और अगर काम मेरे इंटरेस्ट का नहीं है
तो मैं नहीं कर सकती, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो ये बात होती है प्रोक्रेस्टिनेशन में भी, ये बात होती है कि हम ये मानते हैं कि अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हम कंडीशन पुटअप करते हैं कि आपकी कंडीशन है कि आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। अभी कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसी कंडीशन डालते हैं, ये कि इंसान ने ऐसी कंडीशन डाली कि मुझे तो एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, जब सलमान खान की शादी हो जाएगी तब मैं एक्सरसाइज करूंगा। सर ये तो बहुत ज्यादा इरेशनल थॉट हो गया। नहीं नहीं, कंडीशन तो हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। अगर आपने भी ये जो आपने अभी बताया कि अगर मेरा 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 मूड रहता है या मुझे अच्छा लगता है तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो इसमें कुछ लॉजिक आपको दिखता है क्या? तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है कि अगर आपने जो प्रॉब्लम बोला है उसको अगर ओवर थिंकिंग के जगह पर प्रोक्रेस्टिनेशन अगर हम बोलते तो क्या बेटर रहेगा, या हम ओवर थिंकिंग पे काम करें? प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बोल सकते सर, मतलब मैं जो फेज में हूँ, मतलब जो मेरे साथ होता है ओवर थिंकिंग ही है वो। ओके, तो हम ओवर थिंकिंग को ही कम करेंगे। ओके, तो आप मुझे ये आपने गोल लिख लिया, स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप, या उसको अगर मैनेज अगर आप बोलते हो तो ज्यादा, मैनेज अगर बोलते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, लिख लिया। ओके, तो आप मुझे एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पर आपको ओवर थिंकिंग आपने की और उस वजह से आपने दिन भर कुछ नहीं किया। ऐसी कोई रिसेंट रिपीटेटिव एक इवेंट बताइए, ताकि हम ये और सी में उसको डिवाइडेड कर सके और उसके रूट कॉज तक हम पहुंच सके। अगर अभी सपोज मेरे मेरे कुछ कहने से मेरे हस्बैंड हर्ट हुए हैं, तो फिर उसके बारे में मैं ओवर थिंक करती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेंगे। मतलब फिर जब फाइट हो जाती है फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ऐसा बोला, मैंने गुस्से में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको भी खराब लगा होगा। फिर बहुत आगे तक पहुंच जाती हूँ। ओके, तो ये भी है आपके साथ में, ये कब हुआ ऐसा? रिसेंटली तो नहीं, मतलब 1-2 महीने पहले कुछ हुआ था। ओके, आज हम जैसा ये है कि इससे जैसा अगर हम एक्चुअल सेशन में होते हैं तो अभी यहाँ से जैसा ये आपने प्रॉब्लम बोला है तो हम उसको प्रेजेंट में ला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं कि 2 महीने का जो एग्जाम्पल है उसको ही हम कैरी ऑन करते हैं। तो आप उसको बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 महीने पहले क्या हुआ था। एग्जैक्टली तो नहीं याद है, मगर कैसा होता है कि सर, मतलब मैं आपको, ऐसा हुआ नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है कि कभी मुझे रिजेक्शन हैंडल नहीं होता है मुझसे। तो अगर मैं कोई चीज उनसे मांग रही हूँ मेरे हस्बैंड से, और वो जब मुझे मना कर देते हैं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि आपने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। और आई रियलाइज इस प्रॉब्लम कि मैं रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकती। तो फिर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर मैं गुस्से में उनसे फाइट कर लेती हूँ। फिर मुझे बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, फिर मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैं वो सिचुएशन के बारे में बहुत सोचती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उनको भी हर्ट हुआ होगा, वो भी इंसान है। मैं उनको गुस्से में हमेशा बहुत ज्यादा बोल देती हूँ। तो ये स्वाभाविक बात है कि अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमें गुस्सा आना आम बात है। तो यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग है, या ये ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बातों में या कुछ कामों में रिजेक्ट किया और आपको गुस्सा आया? ये आपके पास इवेंट है क्या? यस यस यस, ये ऐसा कब हुआ? सर यूजुअली संडेज को होता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि मैं बाहर जाना है, मगर वो नहीं जाती। ओके, तो इस संडे ऐसा हुआ था? हाँ, इस संडे को नहीं, उसके पहले वाले संडे को हुआ। ओके, तो एक्चुअल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ था? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब यानी जो आपको गुस्सा कब आया, आपको कैसे रिजेक्ट किया, क्या ऐसा है कि मैंने उनको बोला कि
बाहर जाना है, मार्केट में जाना है, अपन मार्केट में जाते हैं, फिर गार्डन में जाते हैं, संडे है तो ना फ्रेश एयर लेते हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कंटाला रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और जब फिर वो नहीं आते, मतलब कैसे कि वो नहीं आए, फिर मुझे गुस्सा आया, तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको। मैं ठीक है भाई, मुझे नहीं बात करनी। फिर मैं अंदर रूम में आ गई, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। तो इस टाइम मैंने फाइट नहीं किया उनसे, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही थी। ओके, तो आपने मैंने जो रात तक बात नहीं की। ओके आपने जो सिचुएशन हमें बताई है कि आपको संडे के दिन छुट्टी थी और आपको घूमने के लिए जाना था, आपने आपके हस्बैंड को बोला और हस्बैंड ने कुछ बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी बोरिंग लग रहा है या मुझे कंटाला आ रहा है। तो उस समय आप यानी जो आपके हस्बैंड ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, ये आंसर जब मिला तब आपको गुस्सा आया? गुस्सा आया। ओके, तो फिर आपने वो यानी उनसे फिर बात नहीं की और वहां से आप निकल गए। फिर आपने क्या किया कि आप रूमिनेट करते रहे क्या अपने गुस्से को कि ये ऐसे ही है, ये सुनते हाँ, नहीं? ओके। वो हमेशा मुझे रिजेक्ट करते हैं। मेरा हमेशा संडे को बाहर जाने का मूड होता है, पर वो कभी नहीं चलते, मेरा नहीं सुनते हैं और हमेशा मुझे रिजेक्ट करते रहते हैं। वो दिन भर, अब वो पूरा वीक बाहर रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ, तो भी उनको ये नहीं समझ आता है कि भाई मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ तो मुझे संडे को बाहर जाना चाहिए, मतलब मुझे जाना अच्छा लगता है, पर वो मुझे ऐसा चलते नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं और ये सारे थॉट्स। अभी ये जो आपने प्रॉब्लम बोला है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ ने अगर कुछ बोला और हस्बैंड अगर इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो वो गुस्सा जब लोगों को आता है। ओके, लेकिन हम ये सीखेंगे आज के सेशन में कि हम गुस्सा ना दिखाते हुए असर्टिवनेस कैसे हो या असर्टिव कैसे हो, तो आपको चलेगा? यस सर, मुझे वही सीखना है कि भाई, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड पर ही ज्यादा गुस्सा करती हूँ और किसी और पर नहीं करती। ओके, कोई मुझे दूसरा कोई रिजेक्ट करता है तो मुझे गुस्सा आता है, मगर इतना नहीं आता है जितना मेरे हस्बैंड जब मुझे रिजेक्ट कर देता, मुझे जितना आता है। नहीं तो ये अभी ये हो रहा है कि सभी औरतें जो है ना वो अपने हस्बैंड पर ही गुस्सा निकालती है क्योंकि हस्बैंड ये ऐसा उनको लगता है कि ये मेरा ही पार्टनर है और ये मेरा अधिकार है हस्बैंड के साथ में जो भी विवाद करना है। लेकिन हम ये आज के सेशन में सीखेंगे कि हम अगर एंगर नहीं हम फील करते हैं और उस समय अगर हम असर्टिव हो जाते हैं, एंगर के जगह हम असर्टिव हो जाते हैं, या उसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि हम अगर एंगर ये अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है जिसमें एग्रेशन बढ़ जाता है, रूमिनेशन बढ़ जाता है और ये अनहेल्पफुल होता है, डिसफंक्शनल होता है। सर 1-2 मिनट देंगे आप मुझे, 1-2 मिनट? हाँ बिल्कुल देंगे। 2 मिनट। तो ये जो गोल सेटिंग होती है तो ये इस तरह से आपने अभी देखा होगा कि कैसे गोल चेंज होते जा रहे हैं। तो जब तक क्लाइंट का जो गोल है या डायरेक्शन है जब तक ये क्लियर नहीं होती है कि उनको किस प्रॉब्लम पर काम करना है तो ये चलता रहता है। अभी आपने जो बोला है उस पर हम काम करेंगे। तो जो अनहेल्दी एंगर है तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको हमने बोला है, लेकिन जो हेल्दी एंगर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा बुरा तो लगेगा, डेफिनेटली बुरा लगेगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजेक्ट किया या मेरी बात नहीं मानी। तो कोई ऐसी वाइफ नहीं होगी कि उसको बहुत बड़ी खुशी होगी कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजेक्ट किया, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बुरा लगेगा और उसी समय हम उस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे या बार बार उसको रुमिनेट ना करते हुए हम क्या करेंगे कि असर्टिव होंगे। हम हस्बैंड को मनाने की कोशिश करेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे। अगर हम असर्टिव होते हैं, हेल्दी एंगर फील करते हैं, तो क्या आप चाहोगे कि अनहेल्दी एंगर के जगह पर आप हेल्दी एंगर फील करना और साथ में असर्टिव बनना? यस सर। ओके, तो आप आज के सेशन का थर्ड गोल लिख लीजिए, टू फील हेल्दी एंगर विथ असर्टिवनेस, but not unhealthy anger. यस सर, लिख लिया।
ओके। अगर मान लो कि आपके हस्बैंड दोबारा आपके साथ में ऐसा ही करते हैं, और अगर आप उस समय असर्टिव होते हो या आप हेल्दी एंगर फील करते हो, तो ये आपके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा? अगर अपन हेल्दी एंगर फील कर रहे हैं तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, और शायद हम उनको मनाने की कोशिश कर सकेंगे। और साथ में आप असर्टिव भी होते हो, तो आप नए नए स्किल भी यूज कर सकते हो, ऐसा आपको कहना है? ओके। तो इस पर हम काम करते हैं। तो एंगर जो है, इस पर काम करने के लिए आप कितने मोटिवेटेड? 8.5। ओके, तो ये भी ग्रेट नंबर्स है। ये देखो कि हमने हर बार जब ये जो गोल बदलते गए, और ये जरूरी नहीं है कि किसी क्लाइंट ने जो आपको पहले बोला है उसी पर काम करना है, क्योंकि जब तक क्लाइंट के माइंड के जो आइडियाज है या थिंकिंग है वो क्लियर नहीं होते, तब तक हम गोल चेंज कर सकते हैं। और गोल एबीसी जब हम पुटअप करते हैं या एबीसी में जो इवेंट डिवाइड करते हैं, तब भी हम गोल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है उस पर हमें काम करना है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो पहली बार क्लाइंट ने बात बोली है उस पर काम करना है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपने इवेंट बताई, हमें सिचुएशन बताई कि आपके पति ने आपको रिजेक्ट किया। ओके, तो ये 3 कॉलम बनाइए, ये बी और सी। ए बी और सी। हाँ, ए बी और सी कॉलम बनाइए, ताकि हम उसको, जो आपने सिचुएशन बताई उसको हम डिवाइडेड कर सके। अभी ए में लिखिए कि आपके हस्बैंड ने आपको आपकी बात रिजेक्ट की। आपकी ओके। और सी में लिखिए कि एंगर। सी में हो गया एंगर। उसके साथ में रूमिनेशन भी था कि हम उस घटना के बारे में सोचते रहे, और उसी के साथ में शायद आपने उस सिचुएशन को गिव अप कर दिया। सिचुएशन को गिव अप करना। आपका इरिटेशन भी बढ़ा था क्या? इरिटेट भी हो रहे थे क्या? सर जब है ना, ये हमेशा का पैटर्न रहा है पिछले 3 सालों में। तो पहले मुझे बहुत खराब लगता था कि क्यों मुझे रिजेक्ट करते हो, हर संडे को अपन को बाहर जाना चाहिए मगर आप नहीं चलते हो। पर फिर उनका पैटर्न ऐसा है कि अगर एक संडे को बाहर गए तो फिर नेक्स्ट संडे को नहीं जाएंगे, उसके बाद वाले संडे को जाएंगे। ओके। ऐसा आपका भी एक पैटर्न है और हस्बैंड का भी एक पैटर्न हाँ, है। तो अब वो पैटर्न मुझे समझ आ गया है, मगर फिर कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा इरिटेट में हो जाती हूँ कि भाई ठीक है, अब अपन लास्ट संडे को भी गए थे तो इस संडे को भी जा सकते हैं, मेरा मूड है तो चलो। ओके। पर फिर अब पर इरिटेशन पहले पहले जितना होता था अब उतना नहीं होता है, बिकॉज मैं उनका पैटर्न समझ गई हूँ, और अनवांटेड फाइट नहीं करनी मुझे, तो फिर आई स्टेप बैक के ठीक है, नहीं जाना है, नहीं जाते बाद ओके, तो हम इसमें इरिटेशन था, लेकिन उतना जो आपको पहले होता था उतना नहीं था, लेकिन इरिटेशन था। तो सी में आपको इरिटेशन भी लिखना है। यस सर। अभी आज के सेशन में हम मेटा इमोशन को चेक नहीं करेंगे, और जो क्रिटिकली है उसको भी हम डिफाइन नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये होता, अगर हमें मेटा इमोशन को खोजना है, तो एंगर के बारे में आपने क्या फील किया, ये क्वेश्चन आता। और ये जो घटना है क्रिटिकल, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारा क्वेश्चन होता कि उस घटना में, पूरी घटना में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात है या कौन सी चीज है वो लगती है ये ना होती तो अच्छा होता, या उस पूरी घटना में सबसे ज्यादा आपको डिस्टरबेंस कब लगा या सबसे ज्यादा आपको गुस्सा कब आया। तो इससे हमें क्रिटिकल ये मिलता है, लेकिन आज हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो अभी आपने बोला है कि आपके हस्बैंड ने आपकी बात नहीं मानी या आपकी बात रिजेक्ट की। तो अगर आपके हस्बैंड ने अगर आपकी बात रिजेक्ट नहीं की होती तो क्या आपको गुस्सा आता? नहीं आता। तो ये रिजेक्ट, आपके हस्बैंड ने बात रिजेक्ट की, इसके कारण ही आपको गुस्सा आया। ओके, तो इस बात से आप कितने कन्विक्स हो
कि आपके हस्बैंड ने अगर आपको आपकी बात सुनी होती तो आपको गुस्सा नहीं आया होता। 100% ओके, कन्विंस्ड। तो ये 100% कन्विक्शन है कि अगर ये घटनाएं नहीं होती तो आपको गुस्सा नहीं आता। तो हम देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है ये घटना के कारण आया है या नहीं। हाँ बोलिए। मतलब सर बराबर है कि घटना के कारण मतलब सिचुएशन के कारण नहीं आया है, नहीं, हम ये रिजेक्शन देखेंगे वर्ड ना। के कारण। हाँ, हाँ, क्या बोले? मैं बोली हूँ कि मतलब सिचुएशन हुई है और मेरा रिस्पॉन्स था एंगर, मगर आपने बताया था ना कि किस पर अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए, सिचुएशन के ऊपर कि अपने रिस्पॉन्स के ऊपर। हाँ, तो ये हम देखेंगे कि एक्चुअल में जैसे आपने बोला कि आपका जो कन्विक्शन है वो 100% है, तो ये जो एंगर है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है, ठीक है, तो उसकी जड़ें हम देखेंगे। अगर मान लो कि आपके हस्बैंड जैसे ही कोई 100 लोग है और आप ही के जैसे 100 बीवियां है और उनके हस्बैंड भी सेम आपके हस्बैंड के जैसे करते हैं कि वो उनकी बीवी बोलती है कुछ कि संडे हम घूमने जाएंगे और वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये जो 100 वाइफ्स है तो क्या उनको सेम एंगर आएगा, सेम इंटेंसिटी में एंगर आएगा? वो सबके नेचर के ऊपर डिपेंड है। आई कैन हैंडल रिजेक्शन, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। कोई हैंडल कर सकता है, कोई किसी का नेचर कैसा है, किसी का बिहेवियर, किसी के थॉट पैटर्न कैसे हैं, उसके हाँ, ऊपर डिपेंड है। ये दो तीनों बातें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने तीनों बातें में आपने सही डिफाइन किया कि पहला है कि लोगों के थॉट क्या होते हैं, ये भी है, और दूसरा है अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं आई कांट स्टैंड इट, हाँ, या तो मैं उस समय मेरे माइंड में गुस्सा आएगा। हाँ, तो आपने जो डिफाइन किया वो सही सही है कि जो थॉट है हमारे, उस समय अगर ये थॉट आते हैं कि मैं इसके साथ खड़ी नहीं रह सकती या ये बात मैं सहन नहीं कर सकती, तो उस समय हमारा एंगर बढ़ता है। तो ये घटना के कारण है या जो बीच में जो थॉट है कि ये मैं सहन नहीं कर सकती, उसके कारण है। वही है थॉट के, रिजेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैं रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकूंगी। ओके, तो यही है कि अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मैं वो आई रिजेक्शन कांट स्टैंड इट, मुझे आई खराब कांट लगता स्टैंड है, इट, हाँ, गुस्सा कि आता मैं है। उसको सहन नहीं कर सकती हूँ। हम्म, ओके, तो उसको भी हम समझ लेंगे कि ये जो घटना है, लेकिन ये घटना के कारण आपको लगता है क्या? नहीं। नहीं। ओके, तो आप बी में लिखिए, बी में कि अगर मेरे पति मेरी बात रिजेक्ट करते हैं, अगर मेरे पति या मेरे हस्बैंड मेरी बात रिजेक्ट करते हैं तो ये रिजेक्शन मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। जैसे लिख लो। ओके, तो अभी आपने अभी तक जो लिखा है या अभी तक हमने जो बात कही है कि जैसे हमें पहले लगता था कि थोड़ा हम समराइज कर रहे हैं यस सर। ताकि हमारा जो आगे की प्रोसेस है वो भी थोड़ी क्लियर हो जाए, कि आपने जैसे शुरुआत में आपने प्रॉब्लम बोला था कि आपको ओवर थिंकिंग है और ओवर थिंकिंग के कारण आपके काम रुक जाते हैं। उसके बाद हमने ये बोला था कि हम एंजाइटी पर काम करेंगे, फिर एंजाइटी के साथ में ये ओवर थिंकिंग पे हम गोल हमने सेट किया। उसके बाद में हमने एंगर को डिफाइन किया और एंगर पर हम काम कर रहे हैं। देखो अभी आपका जो डिफाइन यानी असेस गोल था जो आपने शुरुआत में बताया था और जो मेन डिफाइंड गोल है वो दोनों चेंज हो गए। अलग अलग। हाँ, तो सर इसमें असेस्ड गोल क्या है? जो आपने जो बोला था यानी डिफाइंड गोल जो है वो आपने बोला था और जो हमने असेस किया ओके। वो असेस गोल है आपका एंगर। तो सर डिफाइंड गोल है कि वर्क ओवर थिंकिंग को कम करना है, वो अपना डिफाइंड गोल रहेगा। हाँ, आपका डिफाइंड गोल था, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ये कोई दूसरा ही प्रॉब्लम है। और असेस्ड गोल जो हमने असेस्ड किया दैट इज वर्क ऑन एंगर।
एंगर, हेल्दी एंगर फील करना है और फिर असर्टिवनेस लाना है, हाँ वो आप असर्टिव। नार्सिसिस्ट बोल रहे हैं। और ये आपने जो सिचुएशन बताई थी ए में, कि आपके हस्बैंड ने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात रिजेक्ट की, और उसमें जो थॉट था कि आपके पति ने जो बात रिजेक्ट की, तो इसका मतलब है कि आप उस बात को सहन नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। इंटॉलरेंस, हाँ, हाँ। इंटॉलरेंस। तो ये जो सहन नहीं कर सकते, तो क्या आप इस थॉट को चेक करना चाहोगे, ताकि अभी आपने भी ये समझ लिया कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे हस्बैंड ने ये मेरी बात ना सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, ये अगर आप सोचते हो उस वक्त, तो क्या आपको गुस्सा आएगा उतना? गुस्सा आएगा, मगर इतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर अपन पहले से माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर मुझे रिजेक्शन मिलेगा तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो फिर इतना खराब नहीं लगता या इतना गुस्सा भी नहीं आता है। मगर थोड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि रिजेक्ट ना करे। एक्सपेक्टेशन तो होती ही है कि हम पूरे इंसान होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में एक्सपेक्टेशन रखते ही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन में जब रिजिडनेस आता है तो ये वो डिमांड में चेंज होता है, और वहां से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यस सर। तो तो रिजिडनेस नहीं है मेरे एक्सपेक्टेशन में। इट्स ओके, मुझे खराब लगेगा, मगर अगर मेरा पहले से माइंड सेट है कि रिजेक्शन ही मिलने वाला है, तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आई कैन अगर हैंडल हम दिस। उस समय, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये, जब आप ये सोचते हो कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे रिजेक्ट करते हैं तो ये बात मुझे सहन नहीं होगी, लेकिन उसके जगह पर अगर आप ये सोचते हो कि अगर मेरे हस्बैंड रिजेक्ट करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये पसंद नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं उस बात को सहन कर सकती हूँ, यानी टॉलरेट कर सकती हूँ, तो क्या आपकी हेल्प होगी? यस यस यस। ओके। तो अभी हमने ये भी सीखा है कि ये जो एंगर है, ये हमारे ही थिंकिंग से आता है, ना कि घटना के वजह से, क्योंकि ये जो आपने न्यू थिंकिंग जो सीखी है, तो उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, या आप ये जो सवाल है ये आप ही पूछ रहे हैं किसको, ये जो टॉलरेंस है या अनटॉलरेंस थिंकिंग है, बिलीफ्स है, उसको आप सवाल पूछ रहे हो, ताकि आप सहन कर सकती है या सहन करना नहीं चाहती, या आप सहन कर क्या इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या लॉजिक है, क्या प्रैक्टिकल है, उसको आपको जानना है। तो क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे आपके खुद के इरेशनल बिलीफ्स को? यस। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मेरे पास ना एक सिचुएशन है कि मैं रास्ते से जा रहा था, यानी थोड़ा इवनिंग का टाइम है, और रास्ते से जब मैं जा रहा था तो मेरा ध्यान इधर उधर था, क्योंकि आजू बाजू में कुछ लड़कियां सुंदर सुंदर खेल रही थी, तो मैं उनको देख रहा था, तो चलते चलते मेरे पैर में ठोकर लग गई, और मेरे पैर से यानी जो अंगूठा है वह अंगूठे से खून भी बह रहा है, और मुझे दर्द भी हो रहा है। तो क्या ये जो दर्द है, क्या वो ये मैं सहन कर सकता हूँ या सहन कर पाऊंगा? यस। आई लाइक इट। ये मैं डेफिनेटली सहन कर पाऊंगा। और ये होने के बाद में मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, और मुझे दूसरे सेकंड माले पर एडमिट किया। और बाद में वो डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको डायबिटीज भी है। तो उससे मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ा, और साथ में ये भी बोला कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा। तो उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, क्योंकि मेरे दिन भर के क्लाइंट मुझे अभी ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरा शेड्यूल पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इससे मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। तो क्या मैं वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट कर सकता हूँ? सर, अपनी गलती से हुआ है तो आप टॉलरेट कर सकते नहीं, अगर दूसरे की भी गलती से अगर मान लो होता है, तो क्या ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये टॉलरेट होगा? तो हम अब
अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं सहन कर लेती, और मैं किसी और को भी ब्लेम नहीं करती, बिकॉज जो हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि हम और ये रियलिस्टिक भी कि हम वो उस समय टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ा बाहर देखने की, इधर उधर झांकने की बहुत आदत है। तो हॉस्पिटल नया नया बना था, लेकिन उन्होंने कुछ लगाया नहीं था खिड़की में और बालकनी में। तो मैं ऐसा ही घूमने के लिए निकला और ऐसा ही देख रहा था, तो मेरा ध्यान बराबर नहीं था। तो मैं वहां से यानी दूसरे मंजिल से मैं नीचे गिर गया और मेरा हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो क्या मैं ये जो फ्रैक्चर है, तो क्या मैं ये टॉलरेट कर सकता हूँ? सर आपकी गलती से हुआ है तो अपन टॉलरेट कर ही सकते हैं, मतलब अपन किसको ब्लेम करेंगे उसके अंदर, मतलब नहीं, टॉलरेट तो करना ही है। अगर दूसरे की भी गलती से अगर होता है, क्योंकि एक बार असल में मैं स्लैब से गिरा दूसरे के गलती से, और फिर भी मैं टॉलरेट किया क्योंकि अभी भी मेरे पैर में रॉड है, ठीक है, लेकिन मैंने टॉलरेट किया। तो ये टॉलरेट होगा। और दूसरे अभी क्या किया डॉक्टर ने कि उन्होंने बोला कि ये ज्यादा इधर उधर घूमता है, तो इसको हम 7वें मंजिल पर लेके जाते हैं। तो उन्होंने मुझे 7वें मंजिल पर लेके गए, फिर उन्होंने ये लेके, लेकिन फिर भी ना मेरी जो आदत थी कि बाहर झांक कर देखना, तो फिर से मैंने बाहर झांक कर देखा और 7वें मंजिल से मैं नीचे गिरा। अभी दूसरा हाथ फ्रैक्चर हुआ और दूसरे हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई। तो क्या ये सेकंड फ्रैक्चर है, क्या इसको मैं टॉलरेट कर सकता हूँ? टॉलरेट कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर हमें ऐसा भी रियलाइज करना चाहिए कि अब मेरी जो आदत है शायद वो मुझे बदलनी पड़ेगी। नहीं, अभी हम आदत पर तो बाद में काम करेंगे, लेकिन हम अभी ये टॉलरेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो टॉलरेट होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको प्लास्टर लगा देते हैं दोनों हाथों में, और उन्होंने बोला कि इनको अभी आर्थो सर्जन के पास जो वार्ड है 13 फ्लोर पर, वहां पर शिफ्ट करते हैं। और ये 13 फ्लोर पर आर्थोपेडिक्स का क्यों मैंने चेम्बर है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने 13 फ्लोर पर मुझे शिफ्ट किया। अभी ये 13 फ्लोर से अगर मैं नीचे गिरता हूँ तो क्या मुझे टॉलरेट होगा मुझसे? तो सर आप बचोगे नहीं। एग्जैक्टली। तो उस समय मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन तब तक तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। ओके। तो ये जो होता है ना, जब हमें लगता है या हम जब सोचते हैं कि इस बात को हम टॉलरेट नहीं करते, तब हमारा जो डायरेक्शन होता है तो वो ये होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन होता है, और साथ में हमारी एंजाइटी या एंगर बढ़ता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके पति आपको यानी डिनाई करते हैं या आपका जो बात नहीं मानते हैं, तो ये बात आप सहन कर सकती हो? इस बात के लिए आपका कितना कन्विक्शन है कि अगर आपके पति रिजेक्ट करते हैं तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हो? सर ऐसा है कि ये जो कर सकती हूँ मैं, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं कर सकती हूँ, मगर थोड़ा टाइम लगता है, मुझे खराब लगता है। नहीं, हम अभी देखो कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि अगर मेरे पति मुझे यानी मेरी बात रिजेक्ट करते हैं तो ये मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते तो आपको यानी अच्छा फील हो, या आप उसको बुरा मत मानो या बुरा मत फील करो, ऐसा नहीं। आपको डेफिनेटली बुरा फील होगा। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बात है, ये जो आदत है, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूँ। ये, और इसके साथ में आपका कन्विक्शन कितना है? ये जो न्यू बिलीफ्स हमने अभी सीखा कि अगर मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते हैं या मेरी बात को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब
उस समय मुझे बुरा लगेगा, मुझे वो बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं वो बात सहन टॉलरेट कर सकती हूँ। यस सर, तो 70-75%। ये बहुत ही ग्रेट नंबर्स है कन्विक्शन के लिए। और अगर ये थॉट, ये कन्विक्शन आपका, जब आपके हस्बैंड आपकी बात को रिजेक्ट करते हैं और उसी समय अगर ये कन्विक्शन आपके माइंड में आता है, तो इससे आपका जो एंगर है वो, क्या आप उस समय अनहेल्दी एंगर ना फील करते हो, हेल्दी एंगर फील हेल्दी करो? एंगर फील करेंगे। यस सर। ओके। तो अभी हमने ये सीखा कि, और ये जाना भी कि जो हमारा जो बिलीफ था, पहला जो इरेशनल बिलीफ था, ये था कि अगर मेरे हस्बैंड मेरी बात को नकारते हैं तो इसका मतलब वो, उस बात को मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, और ये इरेशनल बिलीफ था। और उस इरेशनल थिंकिंग के कारण हमें डिसफंक्शनलिटी की तरफ वो लेके जाता था, उससे हमारा एंगर, अनहेल्दी एंगर बढ़ता था। लेकिन उसी वक्त अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो बात है, ये बात मुझे पसंद नहीं है, ये आदत है, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको सहन कर सकती हूँ, तो हमारे डायरेक्शन बदल जाते हैं, हमारे इमोशन बदल जाते हैं। उस वक्त हमें थोड़ा गुस्सा भी होगा, लेकिन ये हेल्दी गुस्सा होगा। और उस समय अगर हम हेल्दी एंगर अगर हम दिखाते हैं, तो क्या हम उस समय असर्टिव हो पाएंगे? हेलो। यस सर। अगर मान लो कि आप ये सोचते हो कि आपको, आपके पति ने आपको बोला कि आए नहीं, सॉरी, आपने बोला कि आपको घूमने के लिए जाना है और आपके पति ने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर आपने, आपके माइंड में ये थॉट आपने जनरेट किया कि ये बात बुरी है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसको मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। तो उस समय आपको फिर हेल्दी एंगर भी आया। तो हेल्दी एंगर के साथ अगर आपको हेल्दी एंगर आता है, तो क्या आप असर्टिव हो पाओगे क्या? असर्टिव किस सेंस में सर? कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है कि आपके पति ने आपकी बात को रिजेक्ट किया, और उस समय आपके माइंड में ये थॉट अगर आप जनरेट करते हो कि ये बात बुरी है, मुझे पसंद नहीं है, ये आदत भी बुरी है, ये आदत भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर ये थिंकिंग होती है और साथ में आपका हेल्दी एंगर होता है, तो आप उस समय असर्टिव हो सकते हो क्या? असर्टिव इन आवर बिहेवियर, इन आवर थॉट्स। बिहेवियर, बिहेवियर। ओके। तो सर अगर अपन सपोज अभी असर्टिव हो गए, तो अपना क्या बिहेवियर होना चाहिए? अभी उस पर भी हम थोड़ा सोचेंगे, लेकिन ये पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, या पहले ये क्लियर बात करते हैं कि अगर आप में उस समय हेल्दी एंगर होता है, तो क्या आप उस समय असर्टिव हो सकते हो क्या? यस सर। ओके। तो असर्टिव का मतलब ये है कि अगर आप में अगर हेल्दी एंगर है, अगर अनहेल्दी एंगर है, तो उस समय तो हम असर्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एग्रेशन बढ़ता है, इरिटेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम रैशनल सोचते हैं, रैशनल बिलीफ्स को अगर हम जनरेट कर पाते हैं, तो हम उस समय यानी असर्टिव हो सकते हैं। और असर्टिव होना, इसका मतलब ये है कि दूसरों को हर्ट ना पहुंचाते हुए अपनी बात को पुटअप करना, कि ये मुझे लगता है कि अगर मैं आज हम जाते हैं तो इससे हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। और आपको जो बोरिंग लग रहा है, आपको जो थका थका लग रहा है, या आपको ये आलस आ रहा है, तो ये शायद अगर आप घूमने चलते हो या आप घूमने के लिए आते हो, तो आपका ये आलस भी दूर होगा। और ये जो आलस जो है, अगर हम आपको पता होगा कि आपको हस्बैंड को कौन सी चीज पसंद है, या हो सकता है कि आइसक्रीम पसंद हो सकती है, या कोई डिश पसंद हो सकती है, या आप उस समय ऑफर भी दे सकते हो कि देखो, आपके लिए ना मैं एक शर्ट भी दिलवा दूंगी अगर आप मेरे साथ में आते हैं, या कोई भी चीज जो आपके हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए आप बोलते हो कि चलो आपके लिए मैं ये खरीद के दूंगी, या आपके लिए मैं आप आज की ट्रीट मेरे तरफ से है। तो ये जो होता है कि हम कन्विंस करना चाहते हैं कि
अगर आज आप मेरे साथ में आते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, तो इसको हम असर्टिवनेस बोलते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी एंगर फील करते हो तो क्या आप ऐसे स्किल यूज कर सकते हो क्या? सर वो डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर मान लो कि आज अगर मैंने आज आपको बोला तो ये नहीं होगा कि कल से ही आप में पूरे बदलाव होंगे, तो ये हम मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप करते हो या नए नए तरीके आप सीखते हो कन्विंस करने के, या कोई यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखते हो कि हाउ टू कन्विंस पीपल, या कोई किताब पढ़ते हो कि हाउ टू कन्विंस पीपल, या हाउ टू स्पीक मोर इफेक्टिवली, या अपनी बात कैसे दूसरों को सामने रखे ताकि वो पीपल हमारी बात ज्यादा कन्विक्शन के साथ सुने, तो ये जो सभी बातें ये स्किल है। असर्टिवनेस भी एक स्किल है, तो उसको भी हम सीख सकते हैं। यस। ओके, तो अभी हम आते हैं होम यानी एक्टिविटी के तरफ, या जो होमवर्क का पार्ट है उसके तरफ। कि अभी ये जो आपने लर्निंग सीखी कि जो सिचुएशन के कारण आपको लगता था कि आप में एंगर बढ़ता है, लेकिन ये बात हमने सीखी कि सिचुएशन के कारण या घटना के कारण तो नहीं बढ़ता, जो हमारी जो इरेशनल थिंकिंग है उसके कारण बढ़ता है। और हमने उसके लिए न्यू अल्टरनेटिव बिलीफ भी ढूंढा है कि अगर मैं ये मानती हूँ कि मेरे पति ने मेरी बात रिजेक्ट की, ये बात मुझे पसंद नहीं आई, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उसको सहन कर सकती हूँ, तो शायद हम उस समय हेल्दी एंगर को दिखाएंगे और साथ में हम उस समय असर्टिव भी होंगे। लेकिन ये जो अब आज की लर्निंग आपने सीखी, तो उसको अगर हमें स्ट्रांग करना है या मोर डीप करना है, ताकि दूसरी बार जब आपके हस्बैंड ऐसी ही सिचुएशन दोहराते हैं, आपकी बात रिजेक्ट करते हैं, तो उस समय आपका माइंड सेट में या आप उस समय रैशनल थिंकिंग को जनरेट कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो आप एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो? यस सर। तो अभी मान लो कि ऐसी कौन सी बात है कि उस बात के लिए आपके हस्बैंड के तरफ से डेफिनेटली रिजेक्शन मिलेगा। मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए तो। एक मिनट, थोड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये 2 मिनट में आया मैं थोड़ा। ओके, सॉरी वेटिंग के लिए। अभी जो एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके तरफ हम आते हैं कि ऐसी कोई चीज होगी कि डेफिनेटली आपको पता है कि वहां से रिजेक्शन ही मिलेगा।
सर अगर मैंने कुछ डिमांड किया जो एकदम हाई प्राइस का है, सच एज गोल्ड, तो रिजेक्शन ही मिलेगा? ओके, तो आपको ये बात करनी है कल। आप कल कर सकते हो क्या ये बात? सर अभी भी कर सकती हूँ रात को। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अभी अभी आपने सीखा और अभी अभी आप उसका यूज कर रहे हो। तो आज आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बात है कि जहां पर आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, वो बात आपके हस्बैंड के साथ शेयर करनी है। और जब आपके हस्बैंड रिजेक्ट करते हैं उस बात को, तो उसके बाद में आपको ये जो थॉट है आपके माइंड, ये हमने न्यू बिलीफ हमने सीखा है, उसको जनरेट करना है। और देखना है कि जो एंगर है, कि उस समय आपका एंगर बढ़ता है या हेल्दी एंगर बढ़ता है। ओके, और ये एक्टिविटीज के साथ में आपको दूसरी एक एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि बार बार अगर हम हस्बैंड को डिमांड करेंगे तो शायद उनको इरिटेट होगा या और बात हो सकती है। तो ये एक बात आपको ये करनी है। उसके बाद में जितने भी बार आपको रिजेक्शन मिला है उनका एबीसी आप पैटर्न बनाइए, जो अभी हमने बनाया है। जहां जहां पर आपको रिजेक्शन के बाद एंगर आया है वो सभी एबीसी पैटर्न बनाइए, और एबीसी पैटर्न बनाकर उसका जो इरेशनल बिलीफ्स है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में आपको न्यू अल्टरनेटिव बिलीफ्स को आपको ढूंढना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बोल सकते हो, या आप सेशन में भी बोल सकते हो कि आपने ये एबीसी लिखा था और इसका ये बिलीव्स मिला, और अभी क्या करें। तो आप ये तो करो। यही टॉपिक पर करना है कि कोई और भी टॉपिक ले सकते हैं? नहीं, कोई और भी प्रॉब्लम ले सकते हैं? जो रिजेक्शन है अभी, जो रिजेक्शन। टॉलरेंस है, क्योंकि उसको पहले हमें डीप करना है। ओके। क्योंकि ये आप बाद में दूसरे दूसरे प्रॉब्लम को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पहले एक बात को सीख लेते हैं कि पहले सर अगर, 1 मिनट कोई आया है। ओके, तो ये जो अभी ये जो है ये सेशन कंप्लीट होने की तरफ आ रहा है। अभी लास्ट के 2 फॉर्मेलिटीज है कि ये अभी राउंड अप होने के पहले क्लाइंट से कुछ सवाल पूछने होते हैं, और ये भी सवाल बहुत जरूरी होते हैं। ये क्लाइंट को जब हम राउंड अप करते हैं तब जो आरबीटी थेरेपिस्ट है वो जो अगला सेशन है, यानी नेक्स्ट जो सेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन सी बातें इन्वॉल्व होनी चाहिए, साथ में क्या अवॉइड करना चाहिए, कि जो आज के सेशन हुआ है उस सेशन में कौन सी बात ऐसी है कि जो नहीं होती तो भी चलता, या कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ह्यूमर यूज करना है, क्लाइंट को क्या पसंद आता है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बातें यहाँ क्लियर करनी होती है। और ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ये बातें क्लियर नहीं करते तो जो नेक्स्ट सेशन की जो तैयारी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो सलमा जी, आप मुझे बताइए कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था? यस सर। ओके। सर मैंने सीखा कि अपना माइंडसेट ही जो होता है सब कुछ होता है। और जब अपन माइंडसेट कर लेते हैं कि हम टॉलरेंस मतलब रिजेक्शन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो कितनी मतलब अपन कर सकते हैं। और जब अपन माइंड में सोच लेते कि हम नहीं कर सकते टॉलरेंट, तो फिर वो नहीं होता है। नहीं, ये प्रैक्टिकल भी है। हाँ, प्रैक्टिकल। सोच पर डिपेंड नहीं है कि ये हम टॉलरेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कर सकते। यस सर। लेकिन ये और भी बात है। अगर मान लो कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैंने चप्पल नहीं पहनी, मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैंने चप्पल नहीं पहनी, और मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये जो टॉलरेंस है, तो क्या मुझे ये टॉलरेंस करना चाहिए? मेरे पास शूज है, ट्रैक शूज है, मेरे पास चप्पल है, मेरे पास सब साधन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं दर्द सहन कर सकता हूँ, तो चलो हम दर्द ले और दर्द का मजा ले और दर्द को सहन करें। तो ये सही रहेगा क्या? नहीं सर, प्रैक्टिकल नहीं।
हाँ, ये प्रैक्टिकली नहीं। जब अगर कोई पेन है या कोई दर्द है, अगर उससे हमें प्रैक्टिकल एडवांटेज मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो सहन कर सकते हैं या करना भी चाहिए। जैसे अभी आपने वैक्सीन भी ली होगी कोविड की, या बहुत लोगों ने कोविड की वैक्सीन, तो कोविड की वैक्सीन लेते वक्त सभी को दर्द तो हुआ है, यस सर। लेकिन उन्होंने दर्द इसलिए सहन किया क्योंकि वो हेल्पफुल था, उनके हेल्थ के लिए हेल्पफुल था, इसलिए। तो ये दूसरा सेंटेंस भी ये है कि अगर कोई पेन, इमोशनल पेन हो या फिजियोलॉजिकल पेन हो, अगर उससे हमारी प्रैक्टिकल हेल्प होती है, उससे हमारा फंक्शनैलिटी अगर बढ़ती है, तो डेफिनेटली टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन सभी पेन को हमें टॉलरेट नहीं करना है। जो अनयूजफुल है, जिसको हम टाल सकते हैं, उनको भी हमें टॉलरेट नहीं करना है। नहीं तो ये हो जाएगा कि हम टॉलरेट कर सकते भाई, तो चलो सभी पेन को टॉलरेट करो, ऐसा भी नहीं। जिससे हमारी हेल्प होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड रिजेक्ट करते हैं आपकी बात को, अगर आप टॉलरेट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिकल हेल्प हो जाएगी, आप में इरिटेशन नहीं पड़ेगा, और उसके बाद में ये भी होगा कि आपके जो रिलेशन है वो भी अच्छे रहे बनेंगे। ओके। तो हम दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि आज के सेशन में आपको सबसे ज्यादा अच्छी बात कौन सी लगी? सर अच्छी बात ये लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम नेगेटिव, अरे ओवर थिंकिंग है, मगर फिर द प्रॉब्लम इज जो एक एस्पेक्ट पे है कि रिजेक्शन, कैन नॉट हैंडल रिजेक्शन, उसके वजह से ओवर थिंकिंग होता है। ओके। तो आप नेक्स्ट सेशन में आप क्या चाहोगे कि नेक्स्ट सेशन में कौन सी बातें ज्यादा यूज हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? जैसा है ह्यूमर है, या बहुत सारा लेक्चर है, या सिंपल टेक्निक जिससे हमारा कन्विक्शन बढ़े? यस सर, सिंपल टेक्निक्स जिससे ह्यूमर भी चलेगा सर। ओके, ह्यूमर पर वर्क करते हैं। ओके। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। आप आए डेमो के लिए, आप आए, और हम यहाँ पर डेमो हमने खत्म किया। लेकिन डेमो स्टार्ट करते वक्त हमने एक चीज हमने नहीं की, वो चीज ये है कि आपकी परमिशन हमने नहीं ली थी। तो लेकिन ये तो खत्म हुआ, लेकिन आप परमिशन देंगे या देते हैं कि ये जो आपका सेशन है, ये आपके जो थेरेपिस्ट है, लर्नर्स है, उनके साथ शेयर किया जाए? ओके सर, मुझे कोई सर फायदा होता है तो जरूर। ओके, थैंक यू। नहीं, लेकिन ये कंसर्न तो लेना पड़ता है, क्योंकि विदाउट कंसर्न हम किसी के जो पर्सनल चीजें हैं उनको हम शेयर नहीं कर सकते। और शायद ये जो है ये यूट्यूब पर लाइव नहीं रहेगा, ये सिर्फ जो थेरेपी वर्कशॉप में आते हैं उनको लर्निंग के पर्पज से ही यूज किया जाएगा, और साथ में आपका नाम भी शायद दिखेगा, तो आपको चलेगा? थैंक यू दोनों बातें के लिए, कि आपने कंसर्न भी दे दिया और साथ में आपने डेमो के लिए आए, तो हम ये सीख सके कि एंगर कहाँ से आता है, और एंगर के जगह पर हम असर्टिव कैसे हो सकते हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो अभी सेशन ओपन है आपके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। गाइस, अपना माइक ऑन कीजिए और धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछिए कि क्या हुआ है। तो चलिए, वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आपके माइंड में अगर क्वेश्चन नहीं आते तो भी चलेगा। पाटिल सर, आप कुछ बोलना चाहोगे आज के सेशन के लिए? ओवरऑल सेशन कैसा था, क्या आपको सीखने को मिला? नरेंद्र पाटिल सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ। हाँ। जैसे पहले हमारे जो क्लाइंट है, जो सलमा मैडम है, हाँ। तो उन्होंने जिस तरह से पहले बताया कि मुझे ओवर थिंकिंग पे काम करना है, फिर आपका जैसे चालू था कि एंगर में काम करना है या ओवर थिंकिंग पे, बीच में फिर हमारा गोल भी चेंज हुआ, और उनका ज्यादा जो फोकस था वो ओवर थिंकिंग पे था। तो इस तरह से हमें जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है सामने के क्लाइंट की तरफ से, तब तक हमने ये क्या बोलते हैं उसको क्लियर करना चाहिए प्रॉपर वे से जाके।
तो यह बात मुझे आज सीखने मिली। दूसरी बात ऐसी है कि हम मोटिवेशन का जैसा गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट करते समय हमें क्या करना है, यानी शायद ऐसा भी हो सकता है पहले हमने गोल अगर कुछ सेट किया है, उसके बाद में वो चेंज हो रहा है, यानी क्लाइंट ही हमें बता रहा है कि इस तरह से नहीं, मुझे इसमें काम करने का है, तो हमने फिर गोल जो चेंज किया, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में जो ए और सी का कनेक्शन है, पाबंदी थी, और बी पे हमें ज्यादा फोकस करना था। इरेशनल थिंकिंग जो है, यानी इरेशनल बिलीफ जो है, उस पे हमने काम किया। उसको कैसे हम रैशनली कन्वर्ट कर सकते हैं, आईबी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में सोचना चालू था। तो मुझे आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा। यानी पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैडम बोल रही थी कि अब ऐसा, पहले उनकी जो थिंकिंग थी वो टोटल ऐसा था क्या, सभी का दोष अगर दिया जाए तो मेरे पति पे है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे इस तरह की फीलिंग नहीं आती। लेकिन बाद में बराबर उसको हम, आपका जो इरेशनल थिंकिंग था, आपका जो टॉलरेंस था, तो वो टॉलरेंस कैसे आप बढ़ा सकते हो, उसके बारे में आपने जो एग्जांपल्स दिए वो बढ़िया लगे। थैंक यू। दमकोंडवार सर, आप कुछ इनपुट देना चाहोगे? हेलो सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दमकोंडवार सर, आप हो क्या? ओके, तो अभी किसी के माइंड में, अभी देखो ये जो हमने सेशन लिया है, इसमें सबसे ज्यादा डायडेक्टिक स्टाइल का मैंने यूज किया। इसमें सोक्रेटिक स्टाइल कम थी, उसके बाद में एम्पिरिकल स्टाइल का हमने यूज नहीं किया, कि हमने उनको जो बिलीव्स थे उनको ट्रिगर नहीं किया जाता कि ये सोचना आपके लिए प्रैक्टिकल है क्या, कि अगर आपके पति रिजेक्ट करते हैं तो इस बात को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसकी आपको प्रैक्टिकली हेल्प हो रही है क्या, बाद में आपको इसके बारे में यानी आपके हस्बैंड का मोटिवेशन इससे बढ़ता है क्या, कि आपको गुस्सा आ गया तो आपके हस्बैंड का मोटिवेशन बढ़ता है कि वो तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि इंपेरिकल अगर हम स्टाइल यूज करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो ये है कि क्लाइंट ये जो न्यू बिलीफ्स है वो कन्विक्शन के साथ में एक्सेप्ट करे उसको, कन्विक्शन के। तो कन्विक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम चारों स्टाइल यूज करते हैं एक ही सेशन में तो ये ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन अगर आज के सेशन में हमने चारों स्टाइल अगर यूज किए होते तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ डायडेक्टिक स्टाइल में काम किया। डायडेक्टिक स्टाइल में थोड़ा लेक्चर भी हम दे सकते हैं, बीच बीच में हम थोड़े सवाल पूछ सकते हैं, और साथ में कुछ एनालॉजी भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये डायडेक्टिक स्टाइल में होता है। तो आज हमने डायडेक्टिक स्टाइल पर ही ज्यादा वर्क किया। तो स्टाइल जो है, हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए ना। हाँ, तो डायडेक्टिक स्टाइल जो है उसमें हम सभी का कॉम्बिनेशन है, उसमें ऐसा ही कह सकते हैं ना? नहीं, सभी एनालॉजी है, उसके बाद में क्वेश्चन में एनालॉजी है, मिनी लेक्चर्स है, ये है, और दूसरे स्टाइल हमने यूज किए वो है ह्यूमोरिक स्टाइल। लेकिन जो इंपेरिकल स्ट्रेटेजी है, तो इंपेरिकल में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये स्टाइल हो गई ह्यूमरस, ये स्टाइल है। ये जो डायडेक्टिक ये भी स्टाइल है। तो हमने क्या किया कि डायडेक्टिक स्टाइल पे ज्यादा फोकस किया। ओके, और उस समय हमने एम्पिरिकल जो स्ट्रेटेजी है उस पर हमने फोकस नहीं किया। अगर एम्पिरिकल स्ट्रेटेजी पर हम अगर फोकस करते तो उसके लाइनअप क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर आपके हस्बैंड आपको रिजेक्ट करते हैं और उस बात में आप सोचते हो कि ये बात मुझे सहन नहीं होगी, तो इससे आपकी प्रैक्टिकल हेल्प हो रही है क्या, कि इससे आपके हस्बैंड मानते हैं क्या बाद में,
या इससे आपको कुछ मनी भी मिलता है क्या, या ये आपका जो मोटिवेशन है इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है क्या। तो ये होगी इंपेरिकल स्टाइल। और लॉजिकल स्टाइल अगर हम यूज करते हैं, एक मिनट ये इसको कंप्लीट करता है। अगर हम लॉजिकल स्टाइल यूज करते हैं तो उस समय हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड ने आपकी बात को रिजेक्ट किया, खुद को ये मानना कि मैं ये बात सहन नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें कुछ लॉजिक है क्या। तो ये भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने स्टाइल हम यूज करेंगे, जितने बार हम क्लाइंट के इरेशनल बिलीफ को ट्रिगर करेंगे, तो उतनी बार क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एरिया जो है अंडरस्टैंडिंग का वो भी बढ़ता है। सलमा जी आप अभी पूछ सकते हो। सर मुझे पूछना था कि आज के सेशन में हमने बीसी का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। हाँ, उसको ब्रेक भी किया। जो एसी का जो कनेक्शन था उसको भी ब्रेक किया। ओके। जो 100 पीपल एनालॉजी हमने शेयर की, तो उससे आपका जो ए और सी का जो कनेक्शन था, घटना और परिणाम का जो कनेक्शन है वो टूट गया ना। ओके। पहले इस्टेब्लिश किया। पहले हमने लिखा। हाँ, नहीं, पहले इस्टेब्लिश किया कि आपका कन्विक्शन कितना है कि घटना के कारण ही आपको गुस्सा है। ओके। आपने 100% बोला था। उसके बाद में हमने उसको ब्रेक किया, क्योंकि विदाउट इस्टेब्लिश नहीं, अगर इस्टेब्लिश करते हैं ए और सी का कनेक्शन, तो ब्रेक क्या करेंगे। तो सर ब्रेक कैसे हुआ। ब्रेक हमने 100 पीपल एनालॉजी प्रेजेंट की कि अगर 100 लोग होते हैं आप ही के एज के, आप ही के जैसे, और उनके हस्बैंड अगर बोलते हैं या उनके हस्बैंड भी सेम चीज करते हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं, तो क्या उनको सेम एंगर आता। तो आपने बोला नहीं, उनके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ फिर ब्रेक होता है ना कि घटना के कारण तो आपको गुस्सा नहीं आया, ये आया आपके थिंकिंग के कारण। ओके ओके ओके। और सर ये जो आप स्टाइल्स का बताए ना कल, डिस्प्यूटेशन के अंदर कॉग्निटिव स्टाइल है और प्रैग्मेटिक स्माइल है, तो वो सारा एक बार फिर से कल शॉर्ट में बताना सर। हाँ ठीक है ना, वो शॉर्ट में बताएंगे। और आपके पास में जो व्हाट्सएप पे हमने, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। वो अगर आप पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक। और आपने जो बोला है तो वो भी हम कल के सेशन में करेंगे। ठीक है। और अभी एक है कि अभी हमें ना प्रैक्टिस सेशन भी लेना है, आपका प्रैक्टिस सेशन, कि आप प्रैक्टिस करो। तो कौन से दिन लेना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। संडे अगर हम लेते हैं, लेकिन ये ना कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। सर मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगी किसका। आप ही के लोगों, यानी एक दूसरे के ऊपर आपको। अच्छा, इधर ही सेशन में, यहाँ पर ही, और वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। ओके सर, ठीक है ना सर। ये जो आपके 17 दिन है उसमें भी ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके ठीक है। तो अगर ये ऐसा लेते हैं तो संडे इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। तो संडे के दिन 5 से 9 बजे तक का हम सेशन ले, चलेगा। ठीक है सर। सभी के लिए, सभी को चलेगा क्या। चलेगा सर। गोल सेट, हाँ चलेगा। और गोल सेट भी हम सीखेंगे उसके बाद में। और आप अगर कहीं पर भी अगर आप रुक जाते हो तो उसके लिए हम हेल्प भी करेंगे। ठीक है सर। वो हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।